आज अपन एटम्स और न्यूक्लियाई, ये जो अपन ने पढ़ा है इन द प्रीवियस लेक्चर्स, आज उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेंगे एंड देन विल मूव टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स. सो इट इज बेसिकली न्यूमेरिकल एप्लीकेशन of atoms and nuclei. So this is our point today. कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई थी, उनको भी अपन कवर अप करेंगे. So let's talk about some energy calculations in nuclear reactor. Like fusion based reactor है और fission based reactor है, तो उसमें calculations कैसे करेंगे, and this is simple. तो एक दो questions मैं आपको लेकर के दिखा रहा हूँ कि how we are going to make calculations. So I have taken some real values. So क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, उसकी बेसिक चीज़ें बोर्ड पे मैं लिखूंगा. सो अपने को दिया हुआ है एंड इट इज गिवन, अपने को एक न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन करना है. क्या करना है अपने को? न्यूक्लियर रिएक्टर. क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ इसी का कोई ना कोई पार्ट आपसे पूछा जाएगा. तो वी हैव टू डिजाइन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इट इज बेस्ड ऑन, सो लाइक दिस. सो वी हैव अ न्यूक्लियर रिएक्टर and it is fission based, that is using fission of uranium 235, right students. और दे रखा है आपको जो एनर्जी रिलीज होती है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अपन पहले भी बात कर चुके हैं, एक यूरेनियम के फिशन से जो एनर्जी रिलीज होती है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी रिलीज होती है. आपको दिया हुआ है पावर आउटपुट दे रखा है, पावर आउटपुट न्यूक्लियर रिएक्टर का दे रखा है. पावर आउटपुट इज 2000 मेगावाट. 2000 मेगावाट ये न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर आउटपुट है. क्वेश्चन अपने से पूछा गया है, फाइंड मास ऑफ यूरेनियम 235 नीडेड टू रन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर 1 ईयर. इस क्वेश्चन को बच्चे प्यार से देख लें. आई रिपीट, क्या दिया हुआ है? वी हैव अ न्यूक्लियर रिएक्टर, इट इज अ बेसिकली फिशन बेस्ड रिएक्टर. आपको मैंने बताया भी था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स रन हो रहे हैं दे आर फिशन बेस्ड. तो अपने पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, फिशन बेस्ड है, और एनर्जी कितनी ले रहे हैं अपन? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर आउटपुट कितना बच्चे? पावर आउटपुट है 2000 मेगावाट. अब अपने को स्टॉक में कितना यूरेनियम 235 रखना होगा? अगर मुझे इस न्यूक्लियर रिएक्टर को 1 साल रन करना है तो मेरे पास कितना यूरेनियम 235 स्टॉक में होना चाहिए? इस एक कैलकुलेशन को ढंग से समझ लेना, ठीक है. क्वेश्चन में इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा. सो आई प्रोसीड फॉर सोल्यूशन. तो बच्चे आप ध्यान से देखो सोल्यूशन को, बहुत ध्यान से. अपने को पावर आउटपुट ये दे रखा है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है पर सेकेंड. सो न्यूक्लियर रिएक्टर में हो क्या रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज योर न्यूक्लियर रिएक्टर. बेसिकली इट इज न्यूक्लियर एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बहुत सिंपल है. दिस इज व्हाट न्यूक्लियर रिएक्टर इज डूइंग. अच्छा, मेरे पास पावर आउटपुट कितना है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड. तो ये अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड
पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2000 मेगा 10⁶ जूल, ये रहा पावर आउटपुट, एंड दिस इज 2 × 10⁹ जूल। इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे पर सेकेंड प्रोड्यूस करनी है, राइट स्टूडेंट। सो फंडामेंटली बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे प्रोड्यूस करनी है पर सेकेंड। कुछ नहीं दिया हो तो एफिशिएंसी अपन क्या मान के चलेंगे, 100%, राइट। तो अब मुझे कितनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी पर सेकेंड। अब वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कहां से हो रही है, फिशन से हो रही है। तो इसलिए ये तो हो गया न्यूक्लियर एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, तो यही हो जाएगा 2 × 10⁹ जूल। इतनी न्यूक्लियर, मैं एफिशिएंसी 100% मान के चल रहा हूं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी 20% दी हो, 50% दी हो, तो कई बार एफिशिएंसी का फैक्टर हो जाता है। तो 100% एफिशिएंसी लेके चल रहे हैं, तो इतनी ही मुझे न्यूक्लियर, अज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी, क्वेश्चन में नहीं दिया हो, अज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी नहीं दिया हो बच्चों, तो अपन 100% लेके चलेंगे, राइट। ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इतना ही हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी आ कहां से रही है, ये न्यूक्लियर एनर्जी आ रही है यूरेनियम के फिशन से, और एक यूरेनियम न्यूक्लियस के फिशन से एनर्जी मिल रही है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखें, नंबर ऑफ फिशंस पर सेकेंड, कितने यूरेनियम न्यूक्लियस मुझे स्प्लिट करने होंगे, नंबर ऑफ फिशंस पर सेकेंड, इतनी एनर्जी, क्योंकि ये इतनी एनर्जी मुझे चाहिए पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁹ जूल डिवाइडेड बाई, एक फिशन से कितनी एनर्जी मिल रही है, 200 मिलियन 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10⁻⁻19। ध्यान से देखें बच्चे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मुझे कितनी न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए पर सेकेंड, मुझे न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए 2 × 10⁹ कहां से मिल रही है, यूरेनियम 235 के फिशन से। तो इतने फिशंस पर सेकेंड, राइट स्टूडेंट। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ ये देखें, ये जो भी वैल्यू आती है आई एम कॉलिंग इट ए, इसका मतलब इतने न्यूक्लियाई स्प्लिट करेंगे पर सेकेंड। ओके, तो अब अपने को अमाउंट कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 नीडेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में मुझे कितना यूरेनियम 235 चाहिए होगा। अब आप देखो इसको करोगे कैसे, इतने फिशंस पर सेकेंड, तो A डिवाइडेड बाई अवागाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 235, तो दिस मच ग्राम, ये हो गया अमाउंट ऑफ, इतना मुझे चाहिए होगा बच्चे। मान लिया कैलकुलेट किया, ये B आ गया। अब आपसे पूछा गया एक साल के लिए, ये तो हो गया पर सेकेंड। क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड मास ऑफ यूरेनियम 235 नीडेड टू रन द न्यूक्लियर रिएक्टर। एक साल के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को रन करने के लिए कितना चाहिए होगा। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इसलिए अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 नीडेड फॉर 1 ईयर। तो ये जो वैल्यू आई B, तो 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, इतनी वैल्यू चाहिए, इतने B ग्राम, मुझे B ग्राम चाहिए पर सेकंड। एक साल के लिए मेरी जरूरत कितनी हो जाएगी, तो B × 365, ये डेज को मैंने मल्टीप्लाई किया 24, इतने आवर्स, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट, फिर मल्टीप्लाई किया, ये रहा। तो इतना ग्राम मुझे यूरेनियम 235 स्टॉक में रखना होगा अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर को
1 साल के लिए चलाना चाहता हूं। ये बच्चे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें से आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस हो, बट आप देखो कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं, बहुत सिंपल है। सो लेट्स क्विकली समराइज। सो अपने पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, फिशन बेस्ड रिएक्टर है, उसमें यूरेनियम 235 को स्प्लिट कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर आउटपुट है 2000 मेगावाट है। 1 साल न्यूक्लियर रिएक्टर को रन करने के लिए कितना यूरेनियम स्टॉक में रखना होगा। अब क्वेश्चन में हो सकता है 1 साल पूछ लिया जाए, 2 साल पूछ लिया जाए, 10 दिन पूछ लिया जाए। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 नीडेड टू रन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर 1 मंथ। तो ये 1 साल हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, आधा साल हो सकता है, बट ये बेसिक स्टेप्स हैं। एफिशिएंसी नहीं दी होगी तो अपन क्या मान के चलेंगे, 100%। कई क्वेश्चंस में हो सकता है आपको एफिशिएंसी दी हो, और प्रैक्टिकली अपन देखें एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। आपको दे दिया गया 80%, 70%, 60%, सम लॉस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी विल टेक प्लेस। पूरी की पूरी न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर फंडामेंटली बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कुछ नहीं दिया होगा तो हम 100% एफिशिएंसी मान के चलेंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर सेकंड वो इतनी है, और इतनी ही मुझे न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए क्योंकि एफिशिएंसी 100%, और ये कहां से आ रही है, फिशन से। सो नंबर ऑफ फिशंस पर सेकंड, तो ये हो जाएगा एनर्जी पर सेकंड प्लस ये रहा, एक फिशन से कितनी एनर्जी मिलती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेशंस गड़बड़ हो सकती है, ध्यान से 200 मिलियन यानी 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया, ये वैल्यू मान लिया ए आ गई। तो अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 नीडेड पर सेकंड, मैं मोल कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। तो ये जो स्टेप है इट इज इंपॉर्टेंट, आई एम यूजिंग मोल कंसेप्ट, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं मोल कंसेप्ट। तो मैंने क्या किया, आवागाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, इससे मुझे मिल गया मोल्स ऑफ यूरेनियम 235 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल गया कितना मुझे यूरेनियम 235 चाहिए 1 सेकेंड में। और फिर 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए कैलकुलेशंस कैन बी डन अकॉर्डिंगली। तो बच्चे ये एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। अगर मैं एफिशिएंसी 20% ले लेता या 80% ले लेता तो मुझे जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी वो ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा लॉस है। अगर मैं 80% कह रहा हूं, ठीक है, मैं इस स्टेप को बच्चे बहुत ध्यान से देखें। इफ एफिशिएंसी इज 80%, इसका मतलब मेरा लॉस कितना है, 20% है, तो मुझे 20% एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस पर सेकेंड हो जाएगी, प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 1.2। आप इसको ध्यान से देखें, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आया, 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 20% एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एफिशिएंसी 80% है, लॉस है 20%। अगर यही मैं कहता एफिशिएंसी 50% है, तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहां से आया, इसको देखो, एफिशिएंसी 80% तो लॉस कितना हुआ 20%। और अगर मैं कहता हूं एफिशिएंसी 50% तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं एफिशिएंसी 20% तो इसका मतलब 80% लॉस हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1.8। और अभी क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है क्योंकि एफिशिएंसी अपन कितनी मान के चल रहे हैं 100%। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मोल कंसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं, बाकी सब नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के एक कैलकुलेशन है, राइट स्टूडेंट्स। आई होप यू आर कंफर्टेबल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, ओके, सो एक क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पर अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो कैलकुलेशन पार्ट है वो सिंपल है, जो नॉर्मल आप केमिस्ट्री में करते हैं और
कुछ छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो वो छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे दिक्कत नहीं आएगी। सो ओके, सो हियर वी गो एंड ओके, सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस। फ्यूजन बेस्ड है बच्चे। क्वेश्चन ये कह रहा है अपने को दिया हुआ है, मैं सारी डिटेल्स लिख रहा हूँ। फ्यूजन बेस्ड है और उसमें अपने को मासेस दे रखे हैं। रिएक्शन इज लाइक दिस। ड्यूटेरियम यहाँ पे फ्यूज कर रहा है। क्वेश्चन इज लाइक दिस, H21 plus H21 giving us a helium He3 okay, and plus one neutron like this. So this is of course fusion. So this is deuterium. Now there is one information, hydrogen has three isotopes. So one, you know, normal we represent it by 1 1, then next is deuterium and then next is tritium. So जो ट्रीटियम आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। सो थर्ड आइसोटोप ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव। ट्रीटियम का जो न्यूक्लियस है उसे ट्रिटॉन बोलते हैं और ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस है उसे अपन क्या बोलते हैं, ड्यूट्रॉन बोलते हैं। और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसे प्रोटॉन बोलते हैं। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, so it is H11, so this is your hydrogen, and then H21, so this is your deuterium, and then H31, this is tritium। ये प्रोटॉन हो गया इसका न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन हो गया और इसका न्यूक्लियस हो गया ट्रिटॉन। एंड दिस इज रेडियो एक्टिव। थर्ड आइसोटोप इज रेडियो एक्टिव। सो दिस इज ट्रिटॉन, राइट स्टूडेंट। तो ये फ्यूजन रिएक्शन है। ऑफ कोर्स दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन, देख के पता चल रहा है इट इज अ फ्यूजन रिएक्शन जहां पे 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ड्यूट्रॉन कहते हैं, राइट। और ये अपने को हीलियम मिल गया। प्लस देयर विल बी अ क्यू। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो क्यू वैल्यू है। सो इट इज गिवन ओवर हियर। क्यू वैल्यू इज समथिंग 3.7। it is approximately 3.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दे रखा है बच्चे क्वेश्चन में, राइट। तो ये एक क्वेश्चन है। क्यू वैल्यू जो दिया होगा वही लेंगे। आपको मैंने बताया यूरेनियम 235 जब भी फिशन होगा तो मोटा मोटा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर क्वेश्चन में 180 दे रखा तो आप 180 लेके चलेंगे। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन की विच इज फ्यूजन, क्यू वैल्यू कितनी है, 3.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्वेश्चन इज दिस, इफ 1 kg deuterium undergoes complete fusion, find amount of energy released, तब देखो बच्चे इसको प्यार से क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आसान है। मेरे पास 1 kg है। अच्छा, वो जो क्वेश्चन अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें उल्टा हो सकता था, आपसे पूछा जा सकता था मेरे पास इतना यूरेनियम स्टॉक में है, कितने दिनों तक न्यूक्लियर रिएक्टर चलेगा। अपन ने क्या पूछा था,
अगर मुझे 5 साल के लिए चलाना है या 1 साल के लिए चलाना है तो कितना यूरेनियम मेरे पास आएगा, होना चाहिए, राइट। तो यहां पे मेरे पास 1 kg ऑफ ड्यूटेरियम है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? Q वैल्यू आपको दे रखा है 3.7। और अगर आप इस न्यूक्लियर रिएक्शन को ध्यान से देखें, 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियस फ्यूज करके दे आर फॉर्मिंग दिस हीलियम न्यूक्लियस। तो अपने को टोटल निकालना है बच्चे। सबसे पहले तो कैलकुलेशंस करते हैं, और अपनी कैलकुलेशंस अगेन दे विल बी बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं मेरे पास कितने हैं नंबर ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। नंबर ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे? 1 kg, तो 1 kg यानी 10 to the power 3 ग्राम डिवाइडेड बाई, आप देख रहे हैं इसको अपन ने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स, ये सॉरी हाँ या 1 मोल मीन्स 2 ग्राम, देख रहे हैं यहाँ पे। तो इतने मोल हो गए मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर 6 into 10 to the power 23। सो दिस इज आवर सिंपल कैलकुलेशन। ये मोल कंसेप्ट यूज किया। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो आप देख सकते हैं दिस इज गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो ये बात बच्चे कहां से आई? अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम मोल कंसेप्ट। और ये मान के चलता हूं मेरे बच्चों को मोल कंसेप्ट अच्छे तरीके से आता है। सो दिस इज योर मोल कंसेप्ट। ओके, तो ये अगर अपन कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली करते हैं तो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 26। इतने हैं मेरे पास। ओके, और ये देखो बच्चे 2 फ्यूज कर रहे हैं। When 2 are fusing, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही। क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो मुझे पता चल गया मेरे पास इतने एटम है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये हो जाएगा, इसका आधा करेंगे क्योंकि 2 फ्यूज कर रहे हैं, 2 फ्यूज कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, इसके आधा कर दिया, एंड दिस 3 into 10 to the power 26 into 3.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस इज योर सिंपल कैलकुलेशन, राइट स्टूडेंट। तो ये अपनी सिंपल कैलकुलेशन है। ये आधे से क्यों डिवाइड किया इसको समझें, क्योंकि 2 से अपने को इतनी मिल रही है, 2 से अपने को इतनी मिल रही है, तो 1 से कितनी मिलेगी बच्चे? आधी मिलेगी। तो इसीलिए अपने पास है कितने? 3 into 10 to the power 26। तो 2 के फ्यूज होने से इतनी एनर्जी मिल रही है, तो 1 से कितनी मिलेगी? तो इसलिए यहां पे हाफ का फैक्टर है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड टू द पॉइंट, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो ये कैलकुलेशंस हो गए, बी अलर्ट। और ये आधा क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट। और पिछले क्वेश्चन में वो एफिशिएंसी वाला पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट था। 100% है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर 80% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2, 70% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3, 30% लॉस हो रहा है, तो अपने को न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ओके, so that is one thing. Okay, so we take up few more points. एक टर्म मुझसे छूट गया था बच्चे, इट वाज एक्टिविटी ऑफ अ radioactive substance, activity of a radioactive substance।
बहुत सिंपल है, दिस इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, उसको अपन एक्टिविटी कहते हैं, जस्ट अ डेफिनेशन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो जो एक्टिविटी ए से डिनोट कर रहे हैं dn by dt and dn by dt, so this will be lambda n activity, so this is disintegration per second, उसी को अपन कहते हैं एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, अब आप देखेंगे यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं a इज इक्वल टू लैम्डा और n लिख सकते हैं n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगी, सो a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। रिलेशन सिमिलर है, रिलेशन सिमिलर है, इसका मतलब विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम एक्टिविटी जो है कम होगी। ग्राफ बिल्कुल वैसे ही होगा बच्चे, टाइम वर्सेस एक्टिविटी का ग्राफ ये रहा। ए नॉट क्या हो गया, इनिशियल एक्टिविटी, जैसे एन नॉट क्या हो गया, इनिशियल पॉपुलेशन, सो दिस इज इनिशियल एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट यहां पे अपन जो समझेंगे एंड यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। तो देयर आर मेनी यूनिट्स, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है SI यूनिट। सो SI यूनिट इज becquerel एंड 1 becquerel इज 1 decay per second और 1 becquerel इज 1 DPS disintegration per second, ऐसे लिख सकते हैं। सो SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज becquerel। देयर आर अदर 2 यूनिट्स एंड अदर 2 यूनिट्स जो हैं इट इज रदरफोर्ड शॉर्ट में RD एंड क्यूरी जिसको शॉर्ट में अपन CI लिखते हैं। सो एक ये छोटा सा टर्म छूट गया था बच्चे। सो एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर रिलेशनशिप है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। SI यूनिट becquerel एंड क्यूरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। दिस इज एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम, इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान दें बच्चे। सो दिस इज एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम, 1 क्यूरी। सो 1 ग्राम फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियम की जो एक्टिविटी होती है उसको हम लोग क्यूरी कहते हैं। ओके, एंड समटाइम्स ये वर्ड यूज होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो स्पेसिफिक एक्टिविटी, so this is activity divided by mass, so this is activity per unit mass। तो ये वर्ड यूज होते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी, सो दिस इज एक्टिविटी पर यूनिट मास, स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो नथिंग बिग बच्चे, बस ये टर्म्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नाउ coming to the next point, there are some applications of radioactive isotopes. Like carbon 14, now this is carbon 14 is used for age determination is used for age determination. Carbon 14 used for age determination. होता क्या, this is a radioactive isotope of carbon, और जब कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट अलाइव है
तो उसके अंदर कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो मेंटेन होता है। और जैसे ही आप पेड़ को कट करते हैं, सो व्हेन आई से लिविंग वर्ड इट मींस द प्लांट किंगडम आल्सो, तो जैसे ही वो उसकी डेथ होती है तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है। तो यहां से ये इसकी एक्टिविटी, मान लिया कोई डेड बॉडी मुझे मिली, तो उसके अंदर हम मेजर कर लेंगे कि व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14। अगर मुझे एक्टिविटी पता चल गई तो बहुत आसान है, और मुझे पता है कि जब वो जिंदा था तो एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो कार्बन 14 इज यूज फॉर एज डिटर्मिनेशन। फॉर्मूला क्या यूज होगा बच्चे? दिस इज ए इज इक्वल टू, अभी अपन ने लिखा ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ए नॉट क्या हो गया? दैट इज एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट जब वो जिंदा है, और ये क्या हो गया? एक्टिविटी ऑफ डेड ऑब्जेक्ट। तो ये जो बच्चे टी अपने को मिलेगा, यहां पर ये जो टी है, दिस इज द टाइम लैप्स्ड आफ्टर डेथ, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक ये रेशियो मेंटेन होता है। सो दिस इज वन एप्लीकेशन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन एंड कार्बन डेटिंग पे। ओके, सो देखो बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है एंड वी ट्राई टू मेक कैलकुलेशंस एंड दिस क्वेश्चन इज सिंपल। मेरे पास दिया हुआ है 25 ग्राम ऑफ अ वुड पीस, लकड़ी का एक टुकड़ा है, ऑफ कोर्स चारकोल पीस, एंड किसी एंशियंट सिटी में मिला है। क्वेश्चन इस तरीके से, किसी पुराने शहर में 25 ग्राम वुड पीस मिला, चारकोल, राइट, चारकोल वुड पीस मिला, और उसमें जो एक्टिविटी है कार्बन 14 की, सो एक्टिविटी ऑफ C14 वाज फाउंड इज 250 डीके पर मिनट, 250 डीके पर मिनट। उसमें कार्बन 14 की एक्टिविटी मेजर की गई, तो प्रेजेंट डे व्हाट इज द एक्टिविटी फाउंड? एक्टिविटी फाउंड इज 250 डीके पर मिनट। क्वेश्चन ये पूछा गया है और आपको दे रखा है लिविंग सैंपल्स में, ये तो कार्बन 14 है डेड पीस में, और लिविंग सैंपल में कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं। लिविंग सैंपल में कार्बन 14, एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इज हाउ मच? दिस इज 1.3 into 10 to the power minus 12 dps डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, ये अपने को दे रखा है। साथ में अपने को कार्बन 14 की हाफ लाइफ दे रखी है, और ये पूछा गया कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखी है कार्बन 14 की, इट इज 5730 ईयर्स। आई होप मैंने क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, बट इट मेक्स सेंस। बच्चे अपने पास क्या है? वी हैव अ 25 ग्राम ऑफ वुड पीस, किसी पुराने शहर में खुदाई में मिला, इन सम आर्कियोलॉजिकल वर्क, ऐसा समझ लें। और उसमें हमने क्या किया? कार्बन 14 की एक्टिविटी मेजर की। तो उसमें कार्बन 14 की जो एक्टिविटी मुझे आज मिली प्रेजेंट डे टाइम में, वो 25 डीके पर मिनट। आपको दिया हुआ लिविंग सैंपल में कितनी होती है एक्टिविटी कार्बन 14 की? इट इज 1.3 into 10 to the power minus 12 dps,
और हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। राइट स्टूडेंट, क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम lapsed when this piece of wood was cut। तो जब आपने इसको कट किया उससे आज तक कितना टाइम लैप्स किया, तो अपने को कैलकुलेशन करनी एग्जैक्टली यही। कार्बन 14 इज यूज्ड फॉर एज डिटर्मिनेशन। राइट स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। एक्टिविटी अभी अभी अपन ने बात की, एक्टिविटी क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एसआई यूनिट बेक्वेरेल क्यूरी। सो 1 क्यूरी इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम। राइट, फॉर्मूला यही यूज होना है। वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है और यहां से कैलकुलेशंस आपको करनी होगी। जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे तो इसमें कुछ लॉग वैल्यूज यूज होंगी, आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसे, दैट इज a over a naught e to the power minus lambda t। I can write ln a over a naught and that becomes minus lambda t। यहां से बच्चे t की वैल्यू आ गई, इट इज 1 over lambda ln a naught over a। तो ये अब इसमें लॉग की जरूरत पड़ेगी, आपको लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा ये हाफ लाइफ दे रखी है और आपको अच्छी तरीके से पता है लैम्डा इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन टी हाफ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आएंगे वो जो लॉग वैल्यू है वो आपको दी गई होगी, तो आप चाहें तो इसका आंसर लॉग वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं बच्चे, आप इसको देख लेंगे। तो जो टाइम लैप्स आ रहा है मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन में, इट इज अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर्स। जस्ट यू कैन मेक द कैलकुलेशन एंड वेरीफाई। और टी की वैल्यू आ रही है 3200 ईयर्स। दिस इज द आंसर। आंसर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्वेश्चन को देखें सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो ये आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कार्बन 14 इज यूज फॉर एज डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन आएगा तो उसको समझेंगे कैसे। तो क्वेश्चन में 2 चीजें दी होंगी, एक तो लिविंग सैंपल की एक्टिविटी दी होगी और एक एक्टिविटी आपको दी होगी प्रेजेंट डे डेड सैंपल की। तो लिविंग सैंपल, डेड सैंपल, और फिर ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना। मैंने कहा ना, दिस इज एक्टिविटी ऑफ डेड ऑब्जेक्ट, डेड सैंपल, एंड दिस इज एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट। जब तक हम और आप जिंदा होते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जब तक हम लोग जिंदा होते हैं हमारे अंदर कार्बन 14 की एक्टिविटी कांस्टेंट रहती है, और जैसे ही डेथ होती है कार्बन 14 की एक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू होती है। तो अपने को पता है एक्टिविटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। राइट स्टूडेंट, सो ओके, सो दिस इज वन थिंग जिस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देयर आर सम मोर आइसोटोप्स जिनके एप्लीकेशंस हैं डे टू डे लाइफ में, एंड देयर कैन बी अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो अगर अपन बात करें यहां पर सम मोर आइसोटोप्स, तो मैं आपको बताऊंगा बच्चे, दैट इज सोडियम 24 is used for testing blood circulation. Sodium 24 is used for testing. And then we have phosphorus. Phosphorus 31 is used for skin disease. Phosphorus 31, carbon 14 अभी अभी आपको सिखा है, is used for, and then we have mercury, this isotope. So mercury 203
is used for brain tumor। ये बच्चे मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन 14, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ब्लड सर्कुलेशन, स्किन डिजीजेस, फास्फोरस 31 फॉर स्किन डिजीजेस एंड मर्करी 203 फॉर ब्रेन ट्यूमर। तो ये अपने को ध्यान रखना है। एंड एक्टिविटी एक अपन ने नया टर्म ले लिया है, तो उसको अपन ने समझ लिया। सो लाइकवाइज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। सो okay, so there is something called, I would like to take up over here, is nuclear stability। nuclear stability, हाँ, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इधर न्यूट्रॉन ले लिया और इधर प्रोटॉन ले लिया, तो this is the line and this line is n is equal to z। तो अब देखते हैं जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है तो आप देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे। ऑब्वियसली न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन यानी रिपल्शन, तो इसलिए आप देखेंगे जितने भी हायर मास नंबर एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं, क्योंकि प्रोटॉन को रखने का मतलब न्यूक्लियस को स्टेबल करना। लोअर मास नंबर एलिमेंट में आपको सेम मिलेंगे एंड देन दिस लाइन विल डेविएट। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी वैली। आप बच्चे ये जो देख रहे हैं दिस इज so this is called stability valley। तो हर लोअर मास नंबर एलिमेंट्स में आपने देखा होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता चला जाता है तो आप देखेंगे ये जो कर्व मिलेगा, और ये जो जोन देख रहे हैं दिस इज स्टेबल जोन, स्टेबिलिटी। और इसीलिए सारे के सारे एलिमेंट्स इधर आना चाहेंगे, डिके करके सब इधर आना चाहेंगे, स्टेबल जोन में आना चाहेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ऑल द न्यूक्लियाई और इनफैक्ट स्टेबल न्यूक्लियाई दे कंटेन even number of neutron, proton or both. So this is one observation. जो stable nuclei होते हैं तो आप देखेंगे they contain even number of neutron और proton और both. बाकी आप देख सकते हैं higher mass number elements में आप देखेंगे न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा एंड इट इज क्लियर ऑल्सो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं. सो पुटिंग मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जितना पुटिंग मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि उनके बीच में आपस में रिपल्सिव फोर्स होता है. सो दैट इज योर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चे. और last but not least, there is something called pair production and pair annihilation. So there is something called pair production and pair annihilation. So pair production and pair annihilation. Pair production and pair annihilation. Okay. So if we have a heavy nucleus, ये अपन ने heavy nucleus ले लिया
और अगर ये फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो व्हाट इज फाउंड, वी गेट बीटा +1 0, दैट इज पॉजिट्रॉन, प्लस बीटा 0 -1. तो दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन. एक फोटोन जिसकी एनर्जी अपन ने ले ली HF, हैवी न्यूक्लियस ने इसे एब्जॉर्ब किया एंड वी गेट दिस इज पॉजिट्रॉन. और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो इस सिंपल से एपिसोड को अपन वी कॉल इट पेयर प्रोडक्शन. उल्टा भी हो सकता है, देयर कैन बी पेयर एनिलेशन और पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन. तो अपने को पता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो वी हैव अ पेयर प्रोडक्शन. हाउ इज इट? से फॉर एग्जांपल बीटा 0 +1 and this is beta 0 -1. Remember you will get 2 photon, सिंगल फोटोन नहीं मिलेगा. पेयर प्रोडक्शन. मोमेंटम कंजर्व करने के लिए दोनों फोटॉन्स अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज पेयर एनिलेशन. पेयर एनिलेशन, पेयर एनिलेशन. तो ये एक सिंपल सा टर्म था, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन. पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब भी कोलाइड करेंगे, ये रहा बच्चे, तो 2 गामा फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे. सो दिस इज फॉर न्यूक्लियस. आई हैव टेकन इन गुड डिटेल एंड नथिंग इज लेफ्ट आउट. थोड़ा सा मैंने एक्सरे का जरूर लिया था बच्चे. एक्सरे राइट नाउ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में इट वाज पार्ट ऑफ सिलेबस और क्वेश्चंस आपके एक्सरे से कनेक्टेड होते हैं. और वहाँ पे मैंने आपको 2 एक्सप्रेशंस बताए थे. सो उनका आप ध्यान रखें. एक्सरे में ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो रिगार्डिंग एक्सरे कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूं एंड यू शुड नो इट. सो आई पुट इट ओवर हियर like properties of X-rays. Properties of X-rays. So we'll take up the basic points. सबसे पहली चीज तो ये है कि ये इनविजिबल रेडिएशंस हैं. इनविजिबल रेडिएशंस हैं, हमको आपको दिखेंगे नहीं. इनविजिबल रेडिएशंस, राइट, अफेक्ट photographic plate more strongly than ordinary light. Right students? Okay, अब ये जो एक्सरेज हैं, X-rays exhibit interference, diffraction and polarization. इससे कौन सा नेचर पता चल गया? वेव नेचर. X-rays exhibit photoelectric effect. ये कौन सा नेचर हो गया बच्चे? पार्टिकल नेचर हो गया. और ये तो अपने को पता ही है, रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर एंड मैटर हैज ड्यूअल नेचर. एक्स-रेज cause ionization. X-rays cause ionization of gas. जिस गैस से एक्सरे पास होते हैं उसका आयनाइजेशन हो जाता है. अगेन X-rays cause genetic mutation
when living tissues are exposed to it. X-rays cause cancer. ज्यादा एक्सपोजर इज नॉट एडवाइजेबल, कैंसर हो सकता है. एंड वेरी आयरॉनिक, बहुत ही अजीब बात है, एक्सरेज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. सो एक्सरे से मैंने आपको बताया था, कोनार्ड रोएंटजेन, उन्होंने एक्सरे डिस्कवर किया था. ही डाइड ऑफ कैंसर. तो एक्सरे से कैंसर भी होता है और कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है. तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. एंड इसीलिए मैंने कहा बच्चे, एक्सरे मैंने पढ़ा दिया है और ये थोड़ा सा आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान दें. दूसरा, एक्सरे एब्जॉर्ब होती हैं. व्हेन दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल, एक्सरेज आर एब्जॉर्ब. सो एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड when they travel through material. When they travel through material. तो ये बच्चे एक्सरे. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिगार्डिंग एक्सरे ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको पता है. दिस इज लैम्डा, दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज योर कंटिन्यूअस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. ये रहा, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं. सो दिस इज योर ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज लैम्डा मिनिमम, दैट इज योर कट ऑफ. इससे नीचे की वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होंगी. कंटिन्यूअस एक्सरेज ड्यू टू रिटार्डेशन, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज due to knockout of electrons of target metal atoms. तो ये चीज ध्यान रखें बच्चे. एंड लैम्डा मिनिमम इज HC अपॉन EV. टारगेट चेंज करेंगे तभी आपकी ये पीक्स चेंज होंगी. लैम्डा मिनिमम, कट ऑफ वेवलेंथ. और अपने को पता है जब अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो दिस ग्राफ विल शिफ्ट like this, it will shift like this. So this is V1, this is V2, V2 greater than V1. इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं. राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो I hope I have covered almost everything, nothing is left out. और सभी पॉइंट्स को मैंने एड्रेस किया. और अभी अभी अपन ने देखा न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन को लेकर के कैलकुलेशन. और ध्यान रखना बच्चे, फ्यूजन में मैंने हाफ से क्यों डिवाइड किया था? फ्यूजन में हाफ से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे थे. तो इसी तरीके की क्वेश्चंस और कैलकुलेशंस. कार्बन 14 इज यूज्ड फॉर एज डिटर्मिनेशन. सोडियम 24 इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ब्लड सर्कुलेशन. मरकरी 203 इज यूज्ड for brain tumor, and then phosphorus 31 is used for skin disease. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. एंड अगेन कमिंग टू एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज. सॉफ्ट एक्सरेज आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड. एक्सरे कहते ही वेवलेंथ रेंज आपके दिमाग में आना चाहिए. एंड दिस इज 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम. सो एटॉमिक फिजिक्स में वी कैन हैव ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स. सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं. सो राइट स्टूडेंट्स, सो वी कैन टेक अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट ऑल्सो. सो हेयर वी गो. और अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जिसमें अपन स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड हैं. एंड जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में वो सिंपल हैं बच्चे. सिंपल इस एक्सटेंट तक है कि दे आर स्ट्रेट अवे okay. So
ओके, सो एक ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एंड दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2016. So this question, so it is connected with X-rays. Question ये है, क्वेश्चन इज लाइक दिस, इसको अपन डिटेल में ले लेते हैं एंड ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. क्वेश्चन इज लाइक दिस कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मास m दे रखा है और d ब्रॉगली वेवलेंथ. सो क्वेश्चन, दिस इज नीट 2016, वी आर गिवन इलेक्ट्रॉन, इसका मास दे रखा है, मास इज m एंड d ब्रॉगली वेवलेंथ. तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ये अपने को दे रखा है d ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, ये दे रखा है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m विद d ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन द टारगेट ऑन एक्सरे, द कट ऑफ वेवलेंथ. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को पता है दिस इज अ टारगेट, और इस टारगेट पर इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं. ध्यान रखना, हाईली एनर्जेटिक. तो अपने को कट ऑफ वेवलेंथ बताना है. तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो कंसेप्ट आपके क्लब हो रहे हैं, एक्सरे एंड मैटर वेव्स. अपने को कट ऑफ वेवलेंथ बताना है. अब अपने को पता है कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है hc/ev, hc/ev. अब ये ev क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये टकरा रहा है, तो ev इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन ev. और ये देखो मास दे रखा, d ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, अपने को पता है रिलेशन h/mv, h/p, h/√2 mke, ट्वाइस mke. तो अगर मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी देखता हूं बच्चे, तो आप इसको स्क्वायर कर सकते हो. लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू h² ट्वाइस mke. यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई h² ट्वाइस m लैम्डा स्क्वायर. सो दिस इज से इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन 1. थोड़ा सा मैनिपुलेशन. अब आपको पता है ये जो ev है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जगह मैंने ये रख दिया. और ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मुझे मास दे रखा है और इलेक्ट्रॉन की d ब्रॉगली वेवलेंथ अपने को दी हुई है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल गई, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल गई. वही एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट हो रही है. तो कट ऑफ वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये अपने पास रिलेशनशिप आ जाएगी. लैम्डा नॉट इज इक्वल टू hc, दैट इज h² ट्वाइस m लैम्डा स्क्वायर. ये अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड वी कैन सी दैट ये 1h विल कैंसल आउट और ये एक्सप्रेशन अपने पास हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस m लैम्डा स्क्वायर c/h. यही है, ऑप्शंस अपने को दे रखे हैं, तो वहां पे अपन इसको वर्कआउट कर सकते हैं. मैंने कहा बच्चे फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन. तो एक्सरे के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. और ऑल्दो इस साल आपके सिलेबस में एक्सरे नहीं लिखा हुआ है, फिर भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं. और जैसा आपने देखा नीट 2016 में एक्सरे और उसके कंसेप्ट को क्लब किया गया है. राइट स्टूडेंट, सो वी कंप्लीट लेक्चर 1 फॉर डे 4 एंड डे 4 में जो लेक्चर 2 है विल बी टेकिंग अप द पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स.
और लेक्चर 2 में एक्सक्लूसिवली अपन थोड़ा सा ट्रांजिस्टर्स पे बात करेंगे, तो ट्रांजिस्टर्स एंड लॉजिक गेट. सो विल हैव डे 4 lecture 2 will talk about basic things about semiconductor physics, और उसके बाद अपन डे 5 में इसको कंप्लीट करेंगे. और आज एंड रिमेंबर बच्चे 12th को आपका मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट अपलोड हो जाएगा. तो देयर आर सम क्वेश्चंस कनेक्टेड विद एक्सरे, सो डोंट पैनिक एंड यू शुड नो इट. और मैंने उसकी प्रॉपर थ्योरी यहाँ पर कवर कर ली है.